हेलो एवरीवन, डीपीएसपी की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स तक हमने चीज़ें कवर कर चुकी हैं और आज जो हम बात करने जा रहे हैं इट्स ऑल अबाउट पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आज आपकी क्लास की जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हेडिंग बनेगी वो डीपीएसपी बना लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अभी तक पार्ट 3 की बात की थी। पार्ट 3 की जो हमने बात की थी आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। सबको याद है ये बात कि हमने यहाँ तक की बात कर चुके हैं और अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो आर्टिकल 36 टू 51 की बात करने जा रहे हैं। आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो था वो बेसिकली आपका पॉलिटिकल व्यू या पॉलिटिकल साइड ज़्यादा था, पॉलिटिकल इक्वालिटी और पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल इक्वालिटी और पॉलिटिकल जस्टिस, ये आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट्स था। ठीक है, पॉलिटी के साइड, राजनीति के साइड झुकाव ज़्यादा था। लेकिन जब हम आइडिया ऑफ डीपीएसपी की बात करते हैं, डीपीएसपी का विचार क्या है? तो वो इकोनॉमिकल और सोशल इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस है। इकोनॉमिकल एंड सोशल इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस है। आप साथ साथ में नोट करते जाइएगा, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चों के लिए नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। संविधान का भाग 4 पार्ट 4 की बात करते हैं। अनुच्छेद जब हम बात करते हैं तो ये 36 से 51 तक की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 36 टू 51। ठीक है, एफआर का जो विचार है, एफआर का जो विचार है वो राजनीतिक के प्रति ज़्यादा है, वो राजनीति के प्रति ज़्यादा है। राजनीतिक समानता और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की है। ठीक, लेकिन जब हम डीपीएसपी का विचार देखते हैं तो वो आर्थिक और सामाजिक समानता की ज़्यादा बात करता है। सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव है आपके डीपीएसपी का। इसको आप नोट कर लीजिए। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स जो हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ राइट्स की बात की गई है, कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यूज़ की बात की गई है कि जो इंसान नॉर्मल सिटीजन्स के लिए और स्टेट्स के लिए, दोनों के लिए वैल्यूएबल है और दोनों को कहीं ना कहीं उसको अपने लाइफ में या अपने पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना। तो आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, ठीक है, या अभी सोच लो कि अगर दोनों एक ही तरीके का बात कर रही है, कुछ ना कुछ दोनों की जो एक थॉट प्रोसेस है वो मैच कर रहे हैं, तो वाई डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इन ओनली वन पार्ट, वाई दे हैव बीन सेग्रीगेटेड, है ना। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आगे इनकी बात करते हैं हम, ठीक। तब तक अगर आपके मन में आ रहा है कि ऐसा क्यों, तो आप सोच के बताइएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, व्हाट डज नेम इम्प्लाइज? डीपीएसपी से आप क्या समझते हो? हम इसी को तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। डीपीएसपी, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब क्या होता है और पॉलिसी का मतलब क्या होता है। देखो, डायरेक्टिव का मतलब होता है कि डायरेक्शंस, ठीक है। प्रिंसिपल्स का मतलब हुआ इम्प्लीमेंटेशंस और द पॉलिसीज। स्टेट मतलब अपनी कंट्री एंड पॉलिसीज जो हम बना रहे हैं, मतलब स्टेट जब भी अपनी पॉलिसीज बना रहा है तो उसको अपने दिमाग में कौन कौन से डायरेक्शंस को रखना चाहिए कि इन डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हम ये सारी चीज इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, पॉलिसी जब स्टेट बनाएगी तो उसके दिमाग में, उसके माइंड में ऐसे कौन कौन से डायरेक्शंस हैं जिनको उसे फॉलो करके पॉलिसीज को बनाना चाहिए, ठीक। तो
प्रिंसिपल्स और द डायरेक्शंस, वही चीजें लिखी हैं कि प्रिंसिपल या तो डायरेक्शंस गिवन टू द स्टेट्स which help them to form their policy, which help them to form their policy, पॉलिसीज बनाने के लिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हम यूज कर रहे हैं। कहने का बात यही है साफ साफ, ठीक। दीज प्रिंसिपल्स आर गिवन इन पार्ट 4th, ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात कर चुकी है। द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने ये आइडिया कहाँ से लिया है? दे टुक दिस आइडिया फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। अच्छा, मजे की बात यह है कि यूपीएससी ने एक बार इस पे सवाल पूछ चुका है कि डीपीएसपी हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, बट द थिंग इज दैट, जो मैंने बोला मजे की बात है वो ये है कि आयरिश का भी एक खुद का नहीं है। आयरिश ऑल्सो कॉपीड दिस, बट फ्रॉम वेयर? इट कॉपीड इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट कॉपीड इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। पैराडॉक्सिकली दिस आइडिया वर बोरोड बट नॉट द फीचर्स गिवन इनसाइड। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? दिस आइडिया वर बोरोड बट नॉट द फीचर्स गिवन इनसाइड। कहने का मतलब ये है कि इस आइडिया को हमने बोरो जरूर किया है कि किस चीज पे कैसे कहाँ से ये लिया गया, क्या क्या प्रिंसिपल्स पे स्टेट अपने प्रिंसिपल्स बनाएगी, ये चीज हमने कहीं से नहीं ली है। हमने कौन सी चीजें ली है कि हमें ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए जिसपे स्टेट्स अपनी पॉलिसीज बनाए, ठीक है, लेकिन वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे, वो हमारे खुद के हैं, वो हमने किसी भी और जगह से लिए नहीं है, ये कह रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना क्या है? उन्होंने डिस्क्राइब किया है दीज प्रिंसिपल्स को, दीज प्रिंसिपल्स मतलब डीपीएसपी को, एज नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नोवेल फीचर की उपाधि दे दी है डीपीएसपी को, ठीक है। तो ये बुक में दे भी रखा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको डीपीएसपी का नोवेल मतलब डीपीएसपी को नोवेल फीचर बता रखा है। तो इस पे क्वेश्चंस आपका फिलोसफिकल वे में बन सकता है, प्रीलिम्स में भी बन सकता है, मेंस में भी बन सकता है। मैं नोवेल फीचर के वर्ड की बात नहीं कर रही हूँ। आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ऐसे वर्ड्स आते हैं ना कि प्रीएम्बल को आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रखा है, आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल रखा है, ठीक है। तो ये कैसे बोला गया है, ये इसका फिलोसफिकल पार्ट क्या है, क्यों हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को ही क्यों बोलते हैं, हम नोवेल फीचर्स डीपीएसपी को ही क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या BR अम्बेडकर जी ने देखा होगा जिसके वजह से उन्होंने इसको नोवेल फीचर का दर्जा दिया है? समझ रहे हो आप? तो इस पे प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीलिम्स में आप देख ही रहे होंगे कि बहुत ज्यादा फिलोसफिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपने क्वेश्चन देखा होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे एक क्वेश्चन आया था और उसके 4 जो ऑप्शंस दिए थे कि वो फेयर लॉ होना चाहिए, या दूसरा दे दिया था प्रोटेक्शन बिफोर लॉ होना चाहिए। तो ऐसे स्टेटमेंट्स यूपीएससी दे देता है कि वहां पे ना, अगर किसी ने बहुत क्लियरिटी के साथ नहीं समझी होगी ये चीजें, तो वहां पे जंबल्ड अप हो सकती है चीजें कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमें एक एक बारीकियों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर बोल दिया गया कि इसको प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड एज नोवेल फीचर्स, सो व्हाई इट इज कॉल्ड एज नोवेल फीचर्स, नोवेलिटी की बात क्यों की गई है, ऐसा डीपीएसपी में क्या है, इसके एग्जांपल्स भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। नोट डाउन करते रहिएगा साथ में। डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को साथ में क्या बोल दिया गया है, इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेंस में एक क्वेश्चन बन सकता है एंड बट नेचुरल क्वेश्चन है कि व्हाई द डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड एज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई दे आर टुगेदर नोन एज और कॉल्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्पिरिचुअल बातें क्यों करते हैं, इनके स्पिरिचुअल टॉक्स क्यों हैं, है ना? तो इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक। स्पिरिचुअल टॉक्स क्यों है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज की, प्रीएम्बल और डीपीएसपी की भी, इन चारों को छोड़ के अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, इंप्लीमेंटेशंस की बात करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मैं प्रेसिडेंट की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो जब हम प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स पढ़ते हैं या जब हम गवर्नर के आर्टिकल्स पढ़ते हैं या कह लो जब हम स्टेट गवर्नमेंट्स के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम सो कॉल्ड कुछ भी पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस विच आर रिटन और विच आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें क्या देखा जा सकता है कि दे आर गिविंग द इम्प्लीमेंटेशन, दे आर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया गवर्नर, ठीक है, तो गवर्नर के पास क्या पावर्स है, कौन सी पार्डनिंग पावर्स हैं, कौन सी पार्डनिंग पावर्स नहीं है। मैंने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कितना टेन्योर है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सिलेक्शन प्रोसेस की क्या क्राइटेरियाज है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं आपके एक इंसान को, एक सिटीजन को, एक पर्सन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के। तो ना बाकी सारी जगहों पे कॉन्स्टिट्यूशन के क्लियर इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड प्रियम्बल की बात करते हैं ना, तो इसमें वो सारी चीजें नहीं मेंशन है। ये कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल टॉक्स की बात करता है, कुछ ना कुछ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, कुछ हमारे अधिकार की बात करता है, फिलोसफिकल वे में जाता है। तभी आप देखते होगे अगर इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में, तो या तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाएंगे, इजी टू टैकल है, जिस भी बंदे ने ढंग से पढ़ रखी होगी, ऊपर ऊपर भी अगर ढंग से पढ़ रखी होगी तो वो क्वेश्चंस कर सकता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इस पे कुछ भी फिलोसफिकल वे में पूछ लिया तो वो थोड़ा टैकल करना मुश्किल हो जाता है क्वेश्चंस को, ठीक है। ग्रेनवेल ऑस्टिन ने क्या बोला था, डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी एज व्हाट, एज कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा परमात्मा के लिंक की बात कर रहे हैं, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जब हिंदी में इसी की बात हम करते हैं तो नाम का अर्थ क्या है, डीपीएसपी, सेम बात की गई है कि राज्यों को दिए गए सिद्धांत या निर्देश जो उन्हें अपनी नीति बनाने में मदद करते हैं। यह सिद्धांत भाग 4 में दिए गए हैं, ऑलरेडी बात हो गई इन पे। हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह विचार 1937 के आयरिश संविधान से लिया है। किससे लिया है, किससे लिया है, आयरिश संविधान से लिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है चीजें, है ना, जिसे उन्होंने स्पेनिश संविधान से लिया है, कॉपी किया है। तो बताइए क्या होता है, अगर आपको बोल दिया गया कि आयरिश या स्पेनिश, अभी तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, अभी आप लोग समझोगे कि इतना नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि अच्छा हाँ, ये आपने देखे भी होंगे जब 90s के पेपर्स जब लिए जा रहे थे ना, जब PYQs अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा था कि आयरिश के ये दे दिया था कि हाँ क्या बोलते हैं डीपीएसपी, और साइड में दे दिया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशन लिया, फंडामेंटल राइट, साइड में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया था। बट ऐसा अब क्या पूछ सकता है कि अगर स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया कि ये एक ना उस तरीके से आ सकता है, तो दिमाग में आप रखना कि इसको लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, बट द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरिश के बाद स्पेनिश वर्ड भी याद रखना, मैं ये चीज कह रही हूँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद विरोधाभासी रूप से यह विचार जहां उधार लिया गया था लेकिन अंदर दी गई विशेषताएं नहीं, मतलब ये जो लिया गया है आइडियाज, फीचर्स जो लिए गए हैं, ये सिर्फ आइडिया लिया है कि हम ऐसे पॉलिसीज बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई है ना, कि इम्प्लीमेंटेशन तो हम करेंगे लेकिन जो आइडियाज है वो हमारे खुद के हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, कब कैसे पॉलिसीज बनाना है, किसको मद्देनजर रखते हुए हमें काम करना है, वो हमारे खुद के हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का कहना है कि यह नवीन विशेषताओं के रूप में
वर्णित किया गया है। डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल राइट में संविधान का दर्शन शामिल है और इसे संविधान की आत्मा, कंसाइंस कहा जाता है, आध्यात्मिक वार्ता, स्पिरिचुअल वर्ड्स जो मैंने अभी बोला। एफआरएफडी डीपीएसपी और प्रस्तावना के अलावा संविधान के अन्य हिस्से स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति बनने का मापदंड क्या है। ग्रॉनवेल ऑस्टिन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी की को अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, ओके। आर्टिकल्स एंड व्हाट इट सेज। अच्छा, एक चीज है कि आर्टिकल 36 से जो आर्टिकल आप देखो 52 तक की जो बात की गई है, अच्छा ओके, इसमें 44 ही तक है। ठीक है, मैं बाकी आर्टिकल्स भी आपको अभी मेंशन करवा देती हूँ। जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 52 तक की बात इसमें जो की गई है ना, हाँ, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, सॉरी 52 था, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 की जो हमने इसमें बात की है ना, पूरा ले दे के डीपीएसपी इज ऑल अबाउट दिस ओनली। मतलब अगर किसी ने इसको समझ लिया, और ये बहुत ही इजी नॉर्मल लैंग्वेज है, अगर इसको आपने समझ लिया तो आपका डीपीएसपी खत्म है। ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए पता होना चाहिए। और ये ऐसे वर्ड्स लिखे जो अगर आप खुद से भी पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ बताऊं, आर्टिकल 36 डिफाइंस स्टेट एज सेम एज आर्टिकल 1 नहीं, आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज डिफाइंस। जो आर्टिकल 12 में परिभाषा दी है स्टेट की, सेम परिभाषा आर्टिकल 36 में दे रखी है, आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट। एप्लीकेशन की बात करता है, नथिंग मच कि कुछ आप समझो सोचो, इसकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 38 it authorizes the state to secure a social order for the promotion of the welfare of the state of the people। आप यूपीएससी का आपको आज मैं एक चीज देती हूँ, ठीक है, और ये आप ही के काम आएगा, ये मेरे काम नहीं आएगा, ये आप ही के काम आएगा। वेलफेयर ऑफ द स्टेट या वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, ये वर्ड कहाँ लिखा गया है? और इसमें 4 ऐसे ऑप्शंस दे दिए हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल। और ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में नहीं आया है, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, इसको जाके आप देखना। जहां तक मुझे याद है 2022 और 2021 में आप एक बार देख लेना, इन दोनों में से या तो किसी एक में या तो दोनों में यूपीएससी पीवाईक्यू। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो कि स्टेट को फॉलो करना पड़ता है, और स्टेट जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती है, जो भी लेजिस्लेचर बनाता है, उसको एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है उन लॉस को। आर्टिकल 39A। अच्छा, ये जो ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये दे रखा है, ये बी दे रखा है, इसका मतलब क्या है? ये न्यू डीपीएसपीज है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए थे, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 39A किसकी बात करता है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फ्री लीगल एड की कहाँ बात की गई है, फ्री लीगल एड की कहाँ बात की गई है। ठीक, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है। 41 वर्क एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। मैं आपको एक चीज बताऊं, राइट टू एजुकेशन जो है ना, दिस वर्ड राइट टू एजुकेशन, अगर कल को ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट टू एजुकेशन कौन से कहाँ पे मेंशन्ड है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स में है, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है, या फिर ये क्या आपका डीपीएसपी में है, या फिर ये प्रियम्बल में है। अगर ये मेंशन आ जाए, आपको एक बात आज दिमाग में रख लेनी है अपने कि राइट टू एजुकेशन जो है उसकी बात फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी, ये एक लौता ऐसा आर्टिकल है जिसकी तीनों में बात हुई है। ये एक लौता ऐसा आर्टिकल है जिसकी तीनों में बात हुई है, एफआरएफडी डीपीएसपी, एफआरएफडी डीपीएसपी, एक लौता ऐसा आर्टिकल है जिसकी तीनों में बात हुई है। ठीक,
आर्टिकल 42 की बात करें तो प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है। अब यहाँ पे वर्ड क्या याद रखना है, देखो ये जब आप याद करने बैठोगे ना तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि अरे इतने सारे वर्ड से कैसे याद करें, बट इनके कीवर्ड्स बना लेना, इनके छोटे छोटे कीवर्ड्स बना लेना, उससे आपको चीजें जल्दी याद रहेंगी। तो अभी मैंने क्या बोला कि एक अच्छा इन्वायरमेंट दे और आपकी मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है, ये आर्टिकल 12 है, ठीक है। तो मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है। अब आपको इसमें पता है क्या याद रखना है, याद रख लो या यहाँ पे लिख लो ऐसे, नो पैटर्निटी रिलीफ की बात, मतलब पैटर्निटी रिलीफ। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ये न्यूज में था ड्यू टू विराट कोहली, जब अनुष्का शर्मा प्रेग्नेंट थी तो इसके वजह से विराट कोहली ने जब छुट्टी के लिए बोला था तो ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बन गया था, पैटर्निटी लीव्स की बात हुई थी, न्यूज में था, तो इसलिए ये कभी कभार न्यूज में आ जाती हैं चीजें, उससे भी प्लस स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें याद रखना है कि पैटर्निटी की बात किसी में भी नहीं की गई है, ना डीपीएसपी चलो प्रियम्बल का तो कोई हिसाब ही नहीं है, डीपीएसपी एफआरएफडी कहीं पे भी पैटर्निटी लीव की बात नहीं की गई है। ये तो नो पैटर्निटी लीव्स, या तो लिख लेना पैटर्निटी के आगे क्रॉस की, हाँ इसकी बात नहीं की गई है, इस चीज का हमको पता है, ठीक। फिर 43 की बात करते हैं तो लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस का मतलब क्या है बताना जरा। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस का मतलब ये है कि अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा वर्क कल्चर। अच्छा मतलब ये नहीं कि रोज पार्टियां हो रही है, रोज मजे ही कर रहे हो, अच्छे का मतलब ये नहीं होता, अच्छे का मतलब ये होता है कि एक प्रॉपर राइट्स मिले, है ना, आपसे जैसे होता है ना ओवर एक्स्ट्रा बर्डन काम नहीं करवाना, आप बॉन्डेड लेबर थोड़ी ना हो वहां के कि आपको बंधुआ मजदूर बना के रखा है कि तुमसे यही काम करवाएंगे, जो काम इलीगल है वो तुमसे करवाएंगे, तुम्हारे साथ वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, एम्प्लॉयज आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, ये सारी चीजें नहीं है। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन का मतलब ये है कि वो सारे अधिकार आपको प्रोवाइड करना जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है उनके वर्क कल्चर पे, ठीक है। तो जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन का मतलब ये है। लिविंग वेज एक्सेट्रा, वेजेस की बात कर रहे हैं। 43A मैंने बोला ये आपका एड ऑन हुआ है ड्यू विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इस वर्ड पे आप ऐसे अंडरलाइन कर लेना कि मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की गई है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। आर्टिकल 44 टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है, फॉर द सिटीजन्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, याद रखना। और प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की यहाँ पे बात हुई है। अब आपको याद आ रहा है कि हमने एफआर में भी कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की थी, कहाँ की थी, कहाँ की थी हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात, बताओ। सैम को एसपी लेकर चला गया, कुछ याद आ रहा है, सैम को एसपी लेकर चला गया, सैम को एसपी लेकर चला गया। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, राइट टू असेंबली फॉर्म करना, एसोसिएशन, मूव फ्रीली, सेटल एंड रिसाइड, राइट टू प्रोफेशन, याद आ रहा है। आर्टिकल 19 में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की थी। अब आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी, सी, डी या ई, या आप मुझे बताओगे, देखकर बताना पड़ रहा है तो याद करने की कोशिश करो, और जो जिसको देखकर नहीं बताना पड़ रहा है वेल एंड गुड, बट लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो हिंदी स्टूडेंट्स के लिए सेम है। 44 के बाद मैं अभी आपको बताती हूँ आगे स्लाइड्स में, ठीक है। आर्टिकल 36 राज्य का अनुच्छेद 12, जो परिभाषा बताई गई है राज्य की, वही 12 इसमें आर्टिकल नंबर 12 में भी बताई गई है, ठीक है। अनुच्छेद 37 में अंतर्विष्ट सिद्धांतों को लागू होना बताया गया है, ठीक है। यह राज्य को लागू के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है। आर्टिकल 38, 39 राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत बता दिए गए हैं। 39A में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन बता दिया गया है। 41 में कुछ दशाओं में काम
शिक्षा, एजुकेशन और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में काम की न्यायोचित और मानवीय दशाओं और प्रसूति राहत का उपबंध। ठीक। 43 में निर्वाह मजदूरी आदि श्रमिकों के लिए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, अब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, कुछ डीपीएसपी के जिसको हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक, इसको आप बना लीजिएगा क्योंकि ये एक रोड मैप की तरह काम करेगी कि जब भी रिवीजन करना होगा तो उसमें भी हेल्प करेगी कि आगे हम पढ़ने क्या वाले। ठीक, अब मैं कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ। हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे क्या? ठीक, तो हम डीपीएसपी के फीचर्स को पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के फीचर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्रिटिसिज्म्स पढ़ेंगे कि डीपीएसपी के क्रिटिसिज्म्स क्या हैं। ठीक है, क्यों इसकी आलोचना होती है, और फिर हम इसके यूटिलिटी की बात करेंगे। यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ बताना जरा। यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि जब हम इसके क्रिटिसिज्म्स कर ही रहे हैं, हम इसके बारे में बता भी रहे हैं कि इसमें ये बुराइयां हैं, इसमें ये बुराइयां हैं, तो उसको रख ही क्यों रहे हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें उसको रखने की इतनी जरूरत पड़ रही है। क्रिटिसिज्म है तो हटाओ, कोई जरूरत नहीं है, कुछ और नया लाएंगे, बट नो, उसको रखने के पीछे यही मकसद है कि कुछ ना कुछ उसकी यूटिलिटी है, दैट इज मोर पावरफुल या मोर सपोर्टिव पॉइंट उसको रखने का कंपेयर टू दैट ऑफ क्रिटिसिज्म्स। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे यूटिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करेंगे सैंक्शंस की। अच्छा, सैंक्शंस एक बहुत पता भी होगी वो बात। ठीक है, कि डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हम बनाने की बात कर रहे हैं कि स्टेट को अपनी जब भी पॉलिसीज को बनाना हो, इंप्लीमेंट करना हो, तो उसको कुछ ना कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाने चाहिए। उस प्रिंसिपल्स पे, उस डायरेक्शंस पे उसको काम करना चाहिए और उसी प्रिंसिपल के बेसिस पे उसको ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करनी चाहिए अपनी पॉलिसीज जो बना रहा है। बट सबसे बढ़िया बात क्या है, या सबसे आप कह लो कि एक मजे की बात क्या है कि प्रिंसिपल्स बोल तो रहे होने चाहिए पर वो नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल शब्द से क्या समझते होगे? एफआर में एक शब्द पढ़े होगे जस्टिसिएबल, तो वहां पे मैंने बताया था कि एफआर इक्वल्स टू जस्टिसिएबल का मतलब ये है कि अगर मुझसे कोई मेरा अधिकार छीना जा रहा है, मेरे कोई भी अधिकार के साथ वॉयलेशन हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली शब्द याद रखना, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं या जा सकती हूँ। किसके केस में? आपका फंडामेंटल राइट्स के केस में। लेकिन यहां पर क्या सीन है, यहां पर नॉन जस्टिसिएबल है। सैंक्शंस कैसे लगाओगे? जब भी आपका एफआर का केस होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मोटे मोटे शब्दों पे दिया है। आर्टिकल 32 में इस चीज की बात की गई है जिसमें रिट्स की भी बात की गई है। इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड टू सुप्रीम कोर्ट। आपको वहां पे जुडिशरी या हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट, मतलब वो होता है ना लोकल कोर्ट, हायर कोर्ट, फिर लोकल कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जाओ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ और बोलो मेरे साथ ये हुआ है, मेरा ऐसा वॉयलेशन हुआ है। सही कह रही हूँ? लेकिन यहाँ पे कैसे? ये तो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर हो गया, हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने वो लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट गेटिंग द सैंक्शंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट हैज बीन प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्शन किससे मिली है? वाया सुप्रीम कोर्ट। प्रोटेक्शन वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, फिर हम किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशंस एंड न्यू डीपीएसपीज। न्यू डीपीएसपीज जैसे अभी मैंने फॉर एग्जांपल बताया आपका 39A, ये ए जो है ना, दिस इज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे हम और भी चीजों की बात करेंगे, न्यू डीपीएसपीज, और जो क्लासिफिकेशन है उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे बिटवीन डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स। विच वन इज मोर सुपीरियर? क्या डीपीएसपी ज्यादा सुपीरियर है या फंडामेंटल राइट्स ज्यादा सुपीरियर है? किसकी पावर ज्यादा है? ठीक है, ये मुझे सोच के बताओ आप, क्योंकि आगे तो इसकी बात करेंगे, बट उससे पहले आप बताओ किसकी पावर ज्यादा है इन दोनों में से, और जिसकी ज्यादा है वो क्यों ज्यादा है। ठीक है, ये आपका एक असाइनमेंट समझ लो, जब तक क्लास आगे प्रोसीड हो रही है उससे पहले कोशिश करो कि हाँ इसको बता सको। ठीक,
और अपने पॉइंट्स भी रखना कि आपने चलो एफआर तो पढ़ लिया है, तो एफआर में ऐसी कौन सी पॉइंट है। और डीपीएसपी का मैंने अभी एक चीज बोला कि डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल इन नेचर एंड इट मे बी प्रोज और कॉन्स फॉर सम पीपल्स और द स्टेट ऑल्सो, बट व्हाट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या जस्टिसेबल है, तो क्या ये उसका पूरा प्रोज है, क्या उसमें कोई कॉन्स नहीं है। तो ये सारी चीजें सोच के समझ के बताओ कि कौन सी चीज ज्यादा सुपीरियर है तो क्यों है। ठीक है, आपने पॉइंट्स देना। अपार्ट फ्रॉम दैट डीपीएसपी इज आउटसाइड पार्ट 4, डीपीएसपी इज आउटसाइड पार्ट 4, वही सीएए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स उनकी बात करेंगे। ठीक है, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इम्प्लीमेंटेशंस की बात करेंगे। ठीक, तो इन सब पे हम आगे बात करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करना है तो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट, सबसे पहले जो हमने बोला हम उसकी बात शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, हमने अभी बोला कि ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्लस ऑल्सो रिमेंबर दिस कि यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक की बात हुई है, इसकी मैंने पहले बता दिया। The phrase DPSP, Directive Principles of State Policies, denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws. क्या उसको अपने माइंड में रखना है, formulating policies and enacting laws। और ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप, मैंने पहले भी बताया कि पॉलिटिकल साइड ऑफ व्यू जब भी आप देखोगे ना, पॉलिटिकल साइड ऑफ व्यू जब भी आप देखोगे तो आप फंडामेंटल राइट्स की तरफ देख रहे हो। ठीक है, पॉलिटिकल साइड ऑफ व्यू की जब भी हम बात करते हैं तो आप फंडामेंटल साइड का व्यू देख रहे हो, फंडामेंटल राइट्स का। बट जब भी हम थोड़ा सा वो जाते हैं ना, भावनाओं में बहते हैं, सोशल साइड ऑफ व्यू देखते हैं, इकोनॉमिक साइड ऑफ व्यू देखते हैं, जस्टिसेबल साइड ऑफ व्यू देखते हैं, तो सोशल, इकोनॉमिक, जस्टिस, ये तीनों वर्ड के व्यू से जब भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड जस्टिस, तो हम क्या देखते हैं, हम डीपीएसपी देखते हैं, डीपीएसपी। ठीक, so the phrase DPSP denotes the ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws. These are the constitutional instructions or recommendations to the state in legislative, executive and administrative matters. In all the three matters, legislative, executive and administrative matters. According to Article 36, Article 36 क्या है, वही सेम स्टेट का डेफिनेशन बता रहा है जो कि Article 12 of the Fundamental Right, और भी फंडामेंटल राइट किसमें था, पार्ट 3 में मेंशन था, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मेंशन था। ये इसके फीचर्स हैं, याद कर लो, समझ लो। ये प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लो। ठीक है, द डीपीएसपी व्हाट इट रिजेंबल्स, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वर्ड से समझो कि ये वर्ड क्या कहना चाह रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब आप क्या समझते हो, हम वर्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब कुछ पॉलिसीज, कुछ नीतियां, प्रिंसिपल्स बना रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात कर ले कि कुछ पॉलिसीज है, कुछ नीतियां हैं और उस पर अब हमने एकदम दिमाग बैठा लिया है कि काम करना है तो ऐसे ही करना है, गलत तरीके से काम नहीं करना है।
फॉर एग्जाम्पल हम एक बहुत कॉमन सा ले लेते हैं कि अगर कल से मैंने सोचा कि मुझे यूपीएससी की पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक, और मेरे दिमाग में है कि हाँ पढ़ाई तो शुरू करनी है, ये तो है बात, लेकिन मुझे मेरा जिम नहीं छोड़ना है, मुझे अपने आउटसाइड मतलब मुझे एक तरीके से अपना हेल्थ कॉन्शियस प्लस पढ़ाई दोनों लेके चलना है, ताकि कल को अगर मैं आईएएस बन भी जाता हूँ तो लोग ये कहें कि हाँ मतलब बाय लुक और बाय पढ़ाई एवरीथिंग कि हाँ ही इज टोटली मतलब बोलते हैं ना ऑलराउंडर है, कि हाँ नहीं इसको तो हमें चूज करना चाहिए, एक वो इमेज सेट हो जाती है। तो मैंने ये चीज सोची, अब क्या हुआ, मैंने वो इंस्ट्रक्शंस अपने दिमाग में रख लिए कि मुझे अपनी जो पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी मतलब टाइम टेबल, मुझे जो अपना टाइम टेबल बनाना है वो इस बेसिस पे बनाना है कि मैं दिन भर के, मुझे 2 साल बाद पेपर देना है, ठीक है, तो अभी दिन भर के मैं 1.5 घंटा जिम में दे सकता हूँ, और अगर नहीं दे सकता हूँ तो चलो मैं 45 मिनट जिम को दे देता हूँ और 45 मिनट अपने दोस्तों को दे देता हूँ, तो मतलब मैं 1.5 घंटे अपने इन सारे काम पे दे सकता हूँ, और मैं चलो 8 घंटे पढ़ सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा सोना खाना पीने का काम है, समझ रहे हो? तो ये एक मैंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बना लिया कि ये चीजें मेरे दिमाग में। स्टेट भी ऐसे क्या करता है, स्टेट का हम जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हेल्थ प्रायोरिटाइज का, ठीक है, या इक्वालिटी का एग्जांपल ले लेते हैं कि स्टेट को पता है कि मुझे ये रूल्स एंड लॉज बनाने हैं, बट इस रूल्स और लॉज को बनाने के चक्कर में किसी और का के अधिकार का हनन ना हो। हनन ना होगा मतलब क्या हुआ कि किसी और के रूल्स एंड रेगुलेशंस का वहां पे वायलेशंस ना हो। तो स्टेट ये अपने दिमाग में बात रख के चलती है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है स्टेट्स के, जो उसके पास ऑलरेडी है कि हाँ मुझे इस चीज को फॉलो करना है, ठीक। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये कहता है। तो द डीपीएसपी रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एन्यूमरेटेड। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आया कब है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बहुत ही एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इसमें से 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो ये, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैज बीन टेकन फ्रॉम, अब आपको दे दिया 2-4 चीजें, क्या दे दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दे दिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, या फिर क्या दे दिया? बहुत ही वैसा दे दिया कि मतलब उसको पहले ही काट दोगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 दे दिया सपोज, ठीक है। तो आपको पता है यार कुछ भी हो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 तो नहीं होगा। अगर किसी ने इतना पढ़ा होगा नॉर्मल भी तो उसको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1833 तो नहीं होगा, तो काट के 75% पे आ गए, बाकी आपका बुद्धि ज्ञान है ना। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बन सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने फिर बोला, अब उनका इस बार क्या बोला उन्होंने, ये उनके वर्ड से अम्बेडकर जी के, कि डीपीएसपी आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच वेर इशूड टू गवर्नर जनरल। उस टाइम की बात कर रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसको दिया जाता था? गवर्नर जनरल और गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया। ये लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करते थे अपनी पॉलिसीज बनाने के लिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जिनको ये फॉलो करते थे और उसके बेसिस पे अपने स्टेट्स के पॉलिसीज बनाते थे। अपने प्रोविंशियल उस समय था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स था, तो जो जिस राज्य गवर्नर को नियुक्त हो रखा है या सो कॉल्ड गवर्नर जनरल की बात करें, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस वो लोग फॉलो करते थे अपने स्टेट पॉलिसीज को बनाने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि इशू किसको किया जाता था? गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन अगर क्या हम बोले कि डीपीएसपीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज भी आज के टाइम पे यही है, कुछ हद तक तो यही है, बट जो डीपीएसपी है ना इज मियरली अनदर नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कहने का मतलब ये है जस्ट एक दूसरा नाम है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का दूसरा नाम है, जो कि आज के टाइम पे हर एक गवर्नमेंट फॉलो करती है। उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसके बेसिस पे वो काम कर रही है, उस चीज को फॉलो कर रही है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट्स कॉम्प्रहेंसिव, ये मैंने अभी 3 वर्ड बोला था, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक। They aim at realizing the high ideals of JLEF, justice, liberty, equality and fraternity. As outlined in the preamble in the constitution. ये पता है ये 4 वर्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में दे रखा है,
प्रीएम्बल में JLEF जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई है, इस बात का पता है? और एक ट्रिक बताती हूँ इसको इस तरीके से याद करने का कि JLF को लिया कहां से गया, आप ऐसे याद कर सकते हो। मतलब ये तो बस एक रैंडम चीज आई मेरे दिमाग में तो मैं बता दे रही हूँ। JLEF जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये एक ही साथ दिया गया है। अब जब फ्रेटर्निटी F से होता है तो ये आपका फ्रांस से लिया गया है। ऐसे JLF 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 करके याद करो, JLF JLEF JLEF, तो ना बहुत नॉर्मल है, मतलब चलते फिरते राह में आपको चीजें याद रहेगी। और बाकी ये तीनों याद कर लो, ये तीनों आपकी रशिया से लिया गया है। अब कल को कोई भी पूछे ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, ये रशियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे जब निमोनिक से याद करते हो ना तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं याद करने में, समझने में, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक, कहां थे हम? हाँ, तो एज आउटलाइन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दे एम्बडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ये देख के आना बच्चों, ये जो मैं कह रही हूँ ना वेलफेयर स्टेट, ये प्रीएम्बल, ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। वेलफेयर स्टेट की बात करता है एंड नॉट द पुलिस स्टेट। हमारे यहाँ पे पुलिस स्टेट की बात नहीं होती है, विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। हमारे यहाँ पे पुलिस एरा की बात नहीं होती है, ये वो ब्रिटिश के टाइम की बात है, जब एकदम मरेले हालत में थे ना तब पुलिस स्टेट की बात करते थे। अब नहीं, अब बात करते हैं कि कल्याण कैसे हो। सबसे पहली प्रायोरिटी है कल्याण, प्रायोरिटाइज किया है हेल्थ सेक्टर को, उसके बाद देखते हैं। पुलिस स्टेट तो बहुत दूर की बात है, पुलिस स्टेट तो कॉलोनियल एरा के टाइम की बात है, ठीक है। सेम गोज इन हिंदी ऑल्सो। डीपीएसपी वाक्यांश उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं और प्रशासनिक मामले। अनुच्छेद 36 के लिए भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो फंडामेंटल राइट्स में है, ठीक है। एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, दोबारा उसको करने का कोई मतलब नहीं है, है ना। ये सिर्फ हिंदी वालों को मैं बता रही हूँ। डीपीएसपी भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे दिखाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्या कहना है? BR अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? डीपीएसपी निर्देशों के उपकरणों की तरह है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा जीजी, गवर्नर जनरल और भारत के उपनिवेशों के राज्यपालों, ठीक है, को जारी किए गए थे। डीपीएसपी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम मात्र है, बस सेम चीज है, मैंने बोला ना ऑलमोस्ट सेम है। निर्देशक सिद्धांत एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। उनका उद्देश्य संविधान में प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उच्च आदर्शों को साकार करना है। वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, ना कि पुलिस राज्य जो औपनिवेशिक युग के दौरान मौजूद था, ठीक है। आई होप समझ में चीजें आ रही होंगी। DPSPs are non-justiciable in nature. DPSPs are non-justiciable in nature, इसके लिए हम डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते। That is, they are not legally enforceable by the courts for their violation. Therefore, the government, whether it will be central, state or local, cannot be compelled to implement them. Compulsion नहीं है इनके implementation का. There is no compulsion for its implementation. There is no compulsion for its implementation. ठीक है। उसके बाद nevertheless the constitution, that is article 37, itself says that these principles are fundamental in governance of the country.
fundamental in governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. समझ में आ ही रहा होगा. अपने लॉज बनाओ तो इनका आप यूज करो, इनका आप यूज करो अपने पॉलिसीज को बनाने में और बाद में उसको एग्जीक्यूट करने में. ठीक है. The DPSB, though non-justiciable in nature, helps the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. The Supreme Court has ruled many a times that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to a directive principle, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14, equality before law, or Article 19, 6 freedoms की जो बात करते हैं, and thus save such law from unconstitutionality. The DPSP, though non-justiciable in nature, helps the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. आप देख सकते हो कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर वो DPSP नॉन जस्टिसिएबल भी है नेचर में तो भी क्या फर्क पड़ता है, कुछ ऐसा थोड़ी ना कर देगा. DPSP में लिखे लॉज या उनके कुछ आर्टिकल्स ऐसा नहीं कर देंगे जो कि वॉयलेशन हो और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कोर्ट देख सकता है. सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड मेनी अ टाइम्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है कि जब भी हम डिटरमाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ, अगर कोर्ट ये फाइंड कर लेता है कि लॉ इन क्वेश्चन सीक्स टू गिव इफेक्ट टू अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हमें देना ही देना अधिकार है, इफेक्ट देना ही देना है, तो उस लॉ को कंसिडर किया जाता है रीजनेबल. रीजनेबल कंसिडर किया जाता है किस केसेस में, आर्टिकल 19 में भी और आर्टिकल 14 में भी. इक्वालिटी की बात कर देता है उस केस में भी या फिर आर्टिकल 19 में भी, जो भी 6 फ्रीडम्स की आर्टिकल 19 में बात हुई है. एंड सच एंड दस सेव सच लॉज फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. सेव सच लॉज फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. ठीक, ये हिंदी में दे रखा है. केंद्र, राज्य और स्थानीय को उन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. इम्प्लीमेंटेशन आर नॉट कंपल्शन इन दिस केस. फिर भी संविधान अनुच्छेद 37 स्वयं कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा. DPSP यद्यपि प्रकृति में गैर न्याय संगत है, कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में अदालतों की मदद करता है. सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार फैसला सुनाया है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में यदि कोई अदालत पाती है कि विचाराधीन कानून एक निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी करना चाहता है, तो वह ऐसे कानून को अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रता के संबंध में उचित मान सकता है और यह इस प्रकार ऐसे कानून को असंवैधानिकता से बचाता है. ठीक है, होपफुली समझ में आ रही हैं चीजें. आई थिंक ये DPSP ना वैसे भी बहुत इजी है चैप्टर, तो समझ में तो आनी चाहिए मेरे हिसाब से. अभी तक जितना पढ़ा ना उसमें DPSP का अगर उतने 36 to 71 के आर्टिकल्स आपने समझ लिए ना, समझने जैसा भी कुछ नहीं है उसमें. तो ये बहुत इजी पड़ेगा. ठीक है, चलिए. क्लासिफिकेशंस ऑफ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है. प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन बन सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. बहुत छोटा लाइन लिखा गया है, बहुत ऐसा है कि बस पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव. ठीक है आगे चलो. नहीं, ये एक सेंटेंस 2 मार्क्स दिला सकता है. ये एक सेंटेंस 2 मार्क्स दिला सकता है और ऐसे क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है.
ये जो फर्स्ट लाइन लिखा है ये पूछा नहीं गया है, बट पूछ नहीं सकता इसकी क्या गारंटी है? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन डजंट कंटेन, डज नॉट, अच्छा 2 बार आ गया, डजंट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड डायरेक्शन। किसके बेसिस पे? कंटेंट एंड डायरेक्शन के बेसिस पे इट हैज बीन क्लासिफाइड, it has been classified into 3 broad categories. And what are those 3 categories? These are socialist, Gandhian and liberal intellectual. Socialist समाजवादी, गांधीयन गांधीवादी और लिबरल इंटेलेक्चुअल उदारवादी बौद्धिक, उदारवादी बौद्धिक। ठीक है, चलो अब हम ना एक काम करते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स कौन से हैं, उसमें कौन से आर्टिकल्स आ रहे हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स कौन से हैं, उनमें कौन से आर्टिकल्स आ रहे हैं, प्लस आपके लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कौन से हैं और उसमें कौन से आर्टिकल्स आ रहे हैं, ये लिख लेते हैं। ठीक है, मेंशन कर लेते हैं एटलीस्ट एक जगह नाम, ताकि हमें पता रहे कौन कौन से आर्टिकल्स की बात की गई है। हम सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, खाली अभी आर्टिकल नंबर्स लिख लो। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स तो ऑलरेडी बुक में मेंशन है, तो उसको डबल कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज एक जो ब्रीफ पार्ट में था वो मैंने ऑलरेडी 44 तक बता दिया, इसके आगे भी मैं बता दूंगी अभी, पर यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर्स लिखवा रही हूँ, तो इसको लिख लो। आर्टिकल 38, 39, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 41, 42, 43, 43A, 47, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 39A, 41, 42, 43, उसके बाद 43A और 47, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आर्टिकल्स इसके अंदर, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर 8 आर्टिकल्स की बात हुई है। ठीक है, इसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल्स मंगाओ, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। बताओ गांधीयन प्रिंसिपल्स के कुछ एग्जांपल। क्या विलेज पंचायत आ सकते हैं? गांधी जी से ही कुछ रिलेट कर रहे हैं, विलेज पंचायत है ना। चलो इसमें लिखो आर्टिकल 40, 43, 40, 43, 43B, 46, 47, 48, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48, 46, 47, 48 सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड इसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ये लिख भी लेना अलग से, ताकि कंफ्यूज ना हो आगे एग्जाम में चल के। क्योंकि ये ना मैंने वनडे एग्जाम्स में भी देखा और बहुत नॉर्मल है कि ये आपका आगे चल के यूपीएससी में भी पूछ लिया गया है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं? 44 लिखो, 45, 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, 44, 45, 44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51, 49, 49, 50, 51, 49, 50, 51।
अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ न्यूली एडेड अमेंडमेंट एक्ट से जो आपके ऐड हुए। न्यूली एडेड DPSPs, newly added DPSPs, article 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, 42nd, shit, एक सेकेंड, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ है? आर्टिकल नंबर 39F, आर्टिकल नंबर 39F, 39A, 43B और 48A, ठीक है। 39F, F मतलब छोटा F, बड़ा नहीं, 39F, लेकिन कौन सा F? छोटा F। फिर आप लिख लो 39A, बड़ा है, कैपिटल है, वो स्मॉल है, ठीक है। फिर 43B और 48A, 43B और 48A, ये जो चार ऐड हुए हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, ठीक। 44th से कौन सा ऐड हुआ है? 44th से कौन सा ऐड हुआ है? आर्टिकल 38 क्लॉज 2, आर्टिकल 38 क्लॉज 2, आर्टिकल 38 क्लॉज 2, ठीक है। 86 लिखो, चेंजेस किया गया है, चेंजेस इन आर्टिकल 45, चेंजेस इन आर्टिकल 45, और ये 86 से जो हुआ है ना वो राइट टू एजुकेशन में, जो मैंने आपको बताया था, राइट टू एजुकेशन में, ठीक है। फोर्थ लिखो, फोर्थ आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, रिसेंटली हुआ है ये, रिसेंटली मतलब 2011 का है ये। इससे क्या आया है? 43B, आर्टिकल 43B, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पे जो आपके विजिबल है इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसमें हमने अभी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की उसमें सोशलिस्ट में कौन से प्रिंसिपल्स आएंगे, ठीक है। सोशलिस्ट के बाद गांधीयन में कौन से प्रिंसिपल्स आएंगे, और गांधीयन के बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल पे कौन से प्रिंसिपल्स आएंगे, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बौद्धिक, ठीक है। अब इनके कुछ विस्तार में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। समाजवादी, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, समाजवादी प्रिंसिपल्स की हम पहले बात करते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। नाम से ही पता पड़ रहा है कि समाजवादी की बात कर रहा है, कैसे सोसाइटी की चीजों के बारे में बात कर रहा है, सोसाइटी में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए प्रोग्राम्स के, उन सब चीजों की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनमें कुछ आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स जस्ट फॉर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है, जो अभी मैंने आपको लिखवा भी दिया था, बट उसके बाद हम इसको थोड़ा सा विस्तार में समझ रहे हैं कि इन आर्टिकल्स में लिखा क्या हुआ है। एज आई टोल्ड यू कि डीपीएसपी बहुत छोटा सा टॉपिक है, और अगर आपने ये आर्टिकल 36 to 51 कवर कर लिया तो आपका पूरा डीपीएसपी कवर है। इसमें से या तो फिलोसफिकल क्वेश्चंस बनेंगे, अगर अपार्ट फ्रॉम फिलोसफिकल क्वेश्चंस अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बहुत परेशान होने का इस टॉपिक में कोई मतलब नहीं है, ठीक। मैं बता रही हूँ, अब दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट।
कैसे टाइप का? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट। एम एट प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करने का एम रख रहा है? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में। आप लोग को ये वर्ड सुना होगा आपने इसी क्लास में, मैंने कुछ देर पहले बताया था पॉलिटिकल जस्टिस। बताइएगा पॉलिटिकल जस्टिस किसका एम है? क्या प्रियम्बल का है, क्या फंडामेंटल राइट्स का है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का है, या डीपीएसपी का है? पॉलिटिकल जस्टिस की बात कौन करता है, ठीक है, ये बताइएगा। और सोशलिस्ट प्रिंसिपल में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है। एंड सेट द पाथ टूवर्ड्स वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं। दे डायरेक्ट द स्टेट टू व्हाट? अभी हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसके विस्तार। पहले तो आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 या आर्टिकल 38 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है? प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल। मैंने आपको बोला था अभी तो ये आज का टास्क ही है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल या वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के बारे में जो भी पीवाईक्यूज आए हैं 1-2 साल लगातार आए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो चलो थोड़ा इजी हो गया, जिन्होंने 2-3 बार पीवाईक्यू देख रखा होगा उनको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये डीपीएसपी का पार्ट है, कल को क्वेश्चन आ जाएगा तो इट विल बी इजी फॉर मी टू हैंडल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लेकिन अगर कल को ये क्वेश्चन आ गया कि जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है या वेलफेयर ऑफ द पीपल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये डीपीएसपी के कौन से प्रिंसिपल्स में आता है, और आपको तीनों प्रिंसिपल्स के नाम लिख के दे दिए, तो लिटिल बिट और डेप्थ में यूपीएससी पूछ रहा है और लिटिल बिट थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वेलफेयर की बात तो गांधी जी भी करते थे। एक लिबरलिज्म थॉट से भी हमारे दिमाग में आएगा कि हाँ उदारवादी में भी तो हम वेलफेयर की बात करते हैं, वेलफेयर एक पॉजिटिव टर्म है, तो गांधी जी भी बात कर सकते हैं, आपके लिबरलिज्म वाले भी बात कर सकते हैं और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स वाले भी बात कर सकते हैं। पर सिर्फ यही नहीं सोचना है, जो पॉलिटी का एक आप दिमाग में भी धारणा बैठा लो, दिमाग में एक चीज बैठा लो कि जो शब्द जहां लिखा है उस शब्दों का वहीं पे प्रयोग किया करिएगा, ठीक है। जैसे अगर वेलफेयर ऑफ द पीपल लिखा है और डीपीएसपी में तीनों देके पूछ लिया और डी ऑप्शन में दे भी दिया कि ऑल 1 2 3 आर करेक्ट, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ ओनली 1 करेक्ट जाएगा, वो भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो ये सारी चीजें दिमाग में रख लेना, अपना दिमाग बिल्कुल पॉलिटी के सब्जेक्ट में मत दौड़ाना। इवन ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमी में भी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं जिसका जो आंसर है वही आंसर में ही जाना। अपने जो इंट्यूशंस बोलते हैं ना कि पढ़ा है तो वो चीज दिमाग में आती है, वो उस हिसाब से आप पेपर सॉल्व करेगा, ठीक है। तो वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करते हैं, बाय सिक्योरिंग व्हाट? अ सोशल ऑर्डर permeated by justice of what? Permeated by justice of what? 3 जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। क्या आपको ये सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इन तीनों वर्ड से एक चीज याद आ रहा है कि हमने जस्टिस की बात प्रियम्बल में भी की है ना, तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं हिंट पड़ रहा है कि हाँ ये वर्ड, जब आप प्रियम्बल याद कर लोगे, मैंने बोला भी था आप लोग को, अगर आप लोग को प्रियम्बल याद होगा विच इज कॉल्ड द आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसमें ये तीनों वर्ड लिखे हुए हैं, तो वहां से लिंक करके पढ़ना और समझना सीखो अब, क्योंकि बहुत क्लासेस हो गई हैं, अब हमें लिंक अप शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्टिस ऑफ व्हाट? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एंड व्हाट? टू मिनिमाइज कम करना इनइक्वालिटीज, वो भी इनइक्वालिटीज 4 चीजों की बात की गई है। तो आर्टिकल 38 में अगर कल को पूछ ले कि इनइक्वालिटीज में कौन कौन से 4 चीजों की बात की गई है, तो उसमें आपको क्या याद रखना है? इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये चारों को आप अंडरलाइन कर लेना। इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये 4 इनइक्वालिटीज की बात की गई है जिसको मिनिमाइज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जस्टिस की भी आर्टिकल 38 में बात की गई है। किन 3 टाइप की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। उसके बाद टू सिक्योर व्हाट? To secure right to educate means of livelihood for all citizens. Educate means of livelihood for all citizens. ठीक है, educate means of livelihood से आप क्या समझते हो? Educate means of livelihood का मतलब ये हुआ कि जो चीजें हमें जरूरत है, मतलब उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, एक मिनिमल, एक बेसिक चीज, जैसे बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, इसकी हमें जरूरत है, तो हाँ वो एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, कि एक बीपीएल, एक गरीब से गरीब इंसान के भी पास उसका छत हो, खाने के लिए 2 रोटी हो और कपड़े हो, तो ये बेसिक, पानी हो, हवा मिले, राइट टू लाइफ, जो बेसिक मिनिमल चीज है उसकी हम बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये राइट भी आपका किसमें दिया है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हो? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी चीज को बंटवारा करते हैं, बंटवारा मतलब किसी चीज को बांटते हैं, अगर समझो यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, और हमें सारे 10 लोगों को कुछ गुडीज देना है। फॉर एग्जाम्पल हमें सबको एक एक बिस्किट्स देना है, ये गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ यहाँ पे बाढ़ आई है, हमें एक पैकेट ऑफ खाना सबको प्रोवाइड करना है। तो अगर कल को हमें पता है कि उस फ्लड में हमारा कोई मेंबर है, कोई जान पहचान का है, हम उसको 3 पैकेट ऑफ फूड्स देके बाकी 3 को भूखा नहीं रख सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब एक नॉर्मल से अगर बताऊं तो बाकी 3 को आप भूखा नहीं रख सकते हो, उसके लिए हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से आपने क्या समझा कि हर एक को इक्वालिटी के साथ वो चीजें प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। ठीक, सेंटेंस का मतलब मैंने बहुत ही बेसिक टर्म में समझाया, उसके बाद आपको ये सेंटेंस समझ में आना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर भी यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है? पैसा रखना, जमा करके रखना। कंसंट्रेट, आप पूरे के पूरे जो वेल्थ होता है एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको कंसंट्रेट करके रख लिया। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, आपने सुना होगा जो लोग जमाखोरी करके रख लेते हैं, मतलब जैसे समझो आज प्याज का दाम बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर आज के टाइम पे बोले तो प्याज का दाम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और जो फार्मर्स हुए या कुछ जो प्रोडक्शन करने वाले हुए या जो सेलर्स हुए मार्केट में बेचने वाले, उन्होंने सब कुछ आपका रख लिया कि नहीं आज प्याज का दाम अभी तो गिर गया, आज तो 85 रुपए किलो है। अच्छा, इनको पता है कि 2-3 दिन में मार्केट हाइक होनी है एज पर द एस्टिमेशन, जो भी फार्मर्स और ये प्रोड्यूसर्स और जो भी सेलर्स लगाते हैं। तो इसके बाद वो क्या करते हैं, ठीक है हम इन्हीं चीज को 3 दिन बाद निकालेंगे, क्योंकि यही 50 रुपए किलो प्याज परसों हमारे लिए 150 रुपए किलो देगी। समझ रहे हो? तो ये लोग जमाखोरी करके रखते हैं। तो उसी तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बोला जा रहा है। पैसा ब्लैक मनी में कन्वर्ट कैसे होता है? लोग ऑनलाइन पैसा नहीं भर रहे हैं, ठीक है, लोग कैश के थ्रू कर रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स ला दी है, ठीक है, आपका आरटीजीएस है, नेफ्ट है, 2 लाख आप मतलब अगर आप घर भी बना रहे हो तो 2 लाख मैक्स कैश दे सकते हो। उसके अलावा आपको सब ऑनलाइन करना पड़ेगा, सारा पेपर्स लीगल परमिशंस लेनी पड़ेंगी। तो अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें कर दी है। जो आपकी डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, उस टाइम पे आपने देखा होगा ब्लैक मनी कितना ज्यादा मार्केट में दिखा था। लोग कचड़े में फेंक रहे हैं अपने पैसे, क्योंकि उनको अब पता है कि आज रात से इस पैसे का कोई काम नहीं है, ये पैसा हमारे लिए अब कोई महत्व नहीं रखता है, ठीक है, तो कचड़े की तरह बाहर है। जो भी उनकी हार्डकोर अर्निंग थी या तो जो भी उनकी करप्शन वाली अर्निंग थी, वो सब बह रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा अगर मुझे जाकर इसका कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, करप्शन की बात कर रही हूँ, ब्लैक मनी की बात कर रही हूँ, जो उनको लगता था मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, उनको पता है मैं फंस जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, अलग से बदनामी अलग है मेरी, ठीक है, तो वो लोग ऐसे बहा दे रहे थे। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज अ वॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज गिवन इन सोशलिस्ट प्रिंसिपल। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे भी क्वेश्चन आया है, फिलोसफिकल वे में भी आया है, आप पेपर पीवाईक्यू जाकर देखिएगा, इवन इसका कॉन्सेप्चुअल बेसिस भी आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका मिला है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब कोई भी बायसनेस नहीं होगी। जैसे पहले जमाने में होता था ना, बायसनेस रखते थे, लड़के लड़कियों में बायसनेस था, लड़कियां चूल्हा बर्तन करेंगी, लड़के बाहर जाके कमाएंगे। ये जो पहले की मेंटालिटी थी, पहले के थॉट्स थे, ये अब मुझे लगता है, हाँ, जैसे हम अपने समाज को देख रहे हैं 90-92% तरीके से खत्म हो चुकी है। कुछ जो 1-8-10% बची हुई है वो भी शायद टाइम के साथ खत्म हो जाए, लेकिन पेरेंट्स डरते हैं। क्यों? अगर हम इस केस को दूसरी तरीके से जोड़े तो जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था 9 अगस्त का जो केस हुआ था, अभाया केस है ना, या हम कुछ और बात कर ले, निर्भया केस, अरुणा शानबाग केस, ठीक है, अस्तीफा का जो केस हो गया, कितने सारे केसेस के एग्जांपल हैं जिससे सच में पेरेंट्स डरते हैं। उनको लगता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क या ओवर टाइम जो हमारा काम होता है, कि कभी कभार होता है ना कि ओवर टाइम करने पे ओवर पैसा मिलता है, होता है, लेकिन पेरेंट्स का यही रहता है, फॉर गर्ल्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स, इनका यही रहता है कि नहीं, अगर आपका ऑफिस टाइमिंग 6 o'clock तक है तो आप 6 o'clock तक काम करिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पैसा हमें नहीं चाहिए।
और हमें गर्ल्स की सेफ्टी, हमें अपने चाइल्ड की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। आप काम ही मत करिए, आप घर पे रहिए, हम आपको खिला रहे हैं। तो ये जो हल्की फुल्की बायसनेस चल रही है ना, ये जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ अस ओनली एंड जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी ओनली, सबका मिक्सचर है, ठीक है। तो अलग अलग एंगल से एक एक स्टेटमेंट को सोचने की कोशिश करो। इन पे ना प्रीलिम्स में तो आप कुछ ऐसा लिख के तो नहीं आ सकते, वहां पे तो स्टेटमेंट ही मार्क करना है, लेकिन जब आप मेंस में ये सारी चीजें लिखोगे ना, मतलब एक अलग थॉट से लिखोगे, तो आपके नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होंगे, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ अलग से 10 आउट ऑफ 10 नहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर 10 क्वेश्चन का पेपर है, 10 क्वेश्चन का 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, तो मान के चलो अगर 7 नंबर भी आ रहा है ना, तो यू आर वन ऑफ द टॉपर, क्योंकि इतने नंबर जनरली नहीं देते हैं यूपीएससी इन्विजिलेटर्स, इतने भी नंबर नहीं देते हैं। तो कुछ ना थोड़ा सा लॉजिकली सोचो और थोड़ा सा कनेक्शन पॉइंट्स देखो, ठीक है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब अगर लड़का लड़की, अगर मेन और वुमेन, गर्ल और बॉय, अगर वो ज्यादा काम कर रहे हैं या वो उतना ही काम कर रहे हैं, तो अगर उसको उतनी सैलरी मिल रही है, उसको उतना पूरा पर्क्स मिल रहा है, तो सेम गोज विद द वुमेन ऑल्सो। तो ये चीज बोलने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, अगर हमसे पूछ लिया जाएगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पे कमेंट या क्रिटिसिज्म्स बताओ इसके, कि होने के बाद भी हमने इसको अपने फंडामेंटल ड्यूटी में, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा है, सोचा है, तो भी ये उतनी अच्छी तरीके से क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन इसके देखे जा रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स लिखना कि मतलब ये भी रीजंस हैं। बायस्ड मत होना किसी एक चीज के लिए कि हाँ पूरी की पूरी गलती सोसाइटी की है, अपने लोगों की कोई गलती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आंसर्स लिखना, दोनों चीज को एक तराजू पे, सेम तराजू पे तौल के, दोनों आंसर्स को, दोनों पहलू को, मतलब उसका प्रोस और उसका कॉन्स, दोनों तरीकों को सोच के समझ के फिर आंसर लिखना। आंसर शुड बी न्यूट्रल ईच एंड एवरी टाइम इन यूपीएससी, ये माइंड में रख लो। कभी भी बायस मत होना फॉर एनी प्रोस और फॉर एनी कॉन्स ऑफ एनी टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज। तो यहाँ पे हेल्थ की बात की गई है। हेल्थ ऑफ व्हाट? वर्कर्स, स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। वर्कर्स में आपके मेन एंड वुमेन बोथ आ जाएंगे एंड इवन चिल्ड्रंस। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ हुम? हेल्दी डेवलपमेंट की किसकी बात की गई? अब देखो, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ की बात की गई तो वर्कर्स और चिल्ड्रन की बात की गई, एक एक वर्ड देखो। लेकिन हेल्दी डेवलपमेंट की बात की गई तो चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ, यहाँ पे चाइल्डहुड और यूथ की बात की गई, यहाँ पे वर्कर्स की बात नहीं की गई। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट। मोरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट, ठीक है, आर्टिकल 39। समझ में आया? आप देख लीजिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, यही सेम गोज विथ हिंदी स्टूडेंट्स ऑल्सो। समाजवादी सिद्धांत कुछ अलग से समझाने के लिए नहीं है, समझा तो मैं हिंदी में ही रही हूँ, ठीक है। बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर और शोषण के खिलाफ और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं की सुरक्षा, जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और ताकत का संरक्षण, वही बात की गई है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये चीज याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आया। धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता की को रोकथाम, धन की भी बात की गई है, पैसे की भी और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की भी। वॉयलेशन माना जाता है इसको, अगर आप एकाग्रता करते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन करते हो, तो उसको वॉयलेशन माना जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ पे तो क्वेश्चन आया है, लेकिन कल को पूछ लिया कंसंट्रेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन डिस्क्राइब्ड या हैज बीन मेंशन इन विच आर्टिकल, तो ये याद नहीं रहेगा। क्यों नहीं याद रहेगा? क्योंकि ना ये पीवाईक्यू में पूछा है और ना ही ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा कुछ वर्ड है अलग सा कि याद रहेगा। लेकिन अगर यूपीएससी ने पूछ लिया तो 2 मार्क्स फालतू के चले जाएंगे। तो थोड़ा सा पढ़ना तो याद करने की कोशिश करना। आम अच्छे के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ठीक, ये सब सुरक्षित करते हैं, ये सारी बातें जो बोली है। और ऊपर तो ठीक सेम वही है, समाज के विचार को प्रतिबंध करें। वे एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है और कल्याणकारी राज्य की ओर मार्ग निर्धारित करता है, निर्धारित करना है या करता है, ठीक है।
Got it? चलो नेक्स्ट, सेम कंटिन्यू कर रहे हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस, टू प्रमोट व्हाट? इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर्स। क्या इसमें वुमेन लिखा है? क्या मैं वुमेन शब्द देख पा रही हूं? नहीं, वुमेन नहीं लिखा है। तो अगर आपका फ्री लीगल एड आ गया और पूछा गया किसके लिए, तो किसके लिए? पुअर्स के लिए। ठीक है, ये ऐसे वन वर्ड याद रखना। उसके बाद टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। ये 4 वर्ड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हाँ, unemployment, old age, sickness and disablement, to secure the right to work, to education and to public assistance। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने वाला है, बल्कि इसमें याद करने वाला ज्यादा है। ठीक है, तो एक एक वर्ड्स को आप या तो उससे अपने अकॉर्डिंगली मैप बना लेना, उस तरीके से याद कर लेना, या तो जिसको नॉर्मली ऐसे याद हो रहा है वो ऐसे याद कर लेना। आर्टिकल्स थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, आर्टिकल जैसे 41 है, आर्टिकल जैसे आपका 39A है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। और मैप बना लोगे ना, माइंड मैप, तो आपको ये भी चीज पता रहेगी कि सोशलिस्ट की कौन बात कर रहा है, गांधीयन में किसकी बात हो रही है, फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल में किसकी बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। तो मेरे हिसाब से माइंड मैप बना लो। ठीक, या तो जिसको लग रहा है लेंदी वो थोड़ा सा मार्क करते चलो। ठीक, टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मैंने ये भी बताया कि मैटरनिटी की बात हुई है, पैटर्निटी की बात नहीं हुई है, और ये भी सोशलिस्ट का है। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? बताओ, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम बोलते हैं ना डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ गवर्नमेंट को ये कंपल्शन है कि आपको 5 स्टार होटल दे देगा रहने के लिए, आपको आने जाने के लिए कार ही प्रोवाइड कर दी जा रही है, आप एकदम एसी में रह रहे हो, आपको खाना A1 मिल रहा है, ये नहीं है। डिसेंट लिविंग होता है, ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, वही जो मैंने बोला, रोटी कपड़ा मकान, एक बेसिक चीज गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। उस बेसिक चीज में क्या हो गया आपका? भाई एयर टू ब्रीथ, एक ऐसी जगह जो मतलब कि जिसको बोल सकते हैं कि वो गंदी वर्ड नहीं यूज कर सकती हूँ मैं, यहाँ पर ये वर्ड यूज कर सकती हूँ कि जो पॉल्यूटेड फ्री हो। ठीक है, जहाँ पे आपके हेल्थ इश्यूज ना हो, जहाँ पे आप डिजीज फ्री हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको खाना नॉर्मली मिल जाए। ठीक है, आपके वर्कर्स ऐसे हो कि वहां पे उनका एक्सप्लॉयटेशन ना होता हो, उनको एक नॉर्मल डिसेंट कल्चर एंड एनवायरनमेंट वाला वर्क प्लेस मिल जाए। ठीक है, तो हाँ, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होती है। ठीक, तो डिसेंट लिविंग ऑफ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक, टू टेक स्टेप्स टू व्हाट? टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आर्टिकल 43A बोलता है। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, आर्टिकल 47। अगर कुछ लग रहा है इसमें कुछ समझने वाला है तो मुझे बताओ, मैं समझाती हूँ। ठीक, कुछ लग रहा है तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको समझा दूंगी। बट अकॉर्डिंग टू मी ये सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। मूविंग फॉरवर्ड, हिंदी वर्जन ऑफ द सेम थिंग। ठीक, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने की बात की गई है। ठीक, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, अनुच्छेद 43A में बात की गई है। सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन, एक सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, काम की उचित और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना, काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने के लिए है। समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना,
मुफ्त कानूनी, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A। हिंदी वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फोटो खींच लीजिए, आप इसको बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। गांधीयन प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट अभी हमने कवर किया, देन वी आर गोइंग टू गांधीयन प्रिंसिपल्स। रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, दिस वर्ड could be used in मेंस आंसर राइटिंग, प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये वर्ड किससे रिलेटेड है, या तो अगर इस पे क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत कम है प्रीलिम्स में, दिस मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वर्ड पे, बट ये प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वर्ड दिमाग में रख के इसको गांधी जी पे हर, मुझे लगता है हर 1-2 साल में आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो अगर प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन आप ये वर्ड देख रहे हो ना, तो इस वर्ड को आप यूज कर लेना मेंस आंसर राइटिंग में, तो थोड़ा इनहांस हो जाता है आंसर्स, दैट्स इट। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनंसिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। अच्छा, आर्टिकल्स की हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 40 क्या कहता है, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंड्यू देम with necessary powers and authority to enable them to function as units of self-government, to promote cottage industries on an individual or cooperation basis in rural areas, to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies। ठीक है, to promote the educational and economic interest of SC, STs and other weaker sections of the society, injustice and exploitation। कुछ ऐसा समझने वाला लगा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल या कॉर्पोरेशन बेसिस, मतलब इंडिविजुअल की भी बात कर दी है, कॉर्पोरेशन बेसिस की भी बात कर दिया। विलेज पंचायत समझ में ही आ रहा है। टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, वॉलेंट्री जो लोग अपने तरीके से अपने आप से बनाते हैं। ऑटोनोमस का भी मतलब यही हुआ, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, अपने आप से जो फंक्शनिंग हो रही है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट, टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ whom, of SC, of STs and other weaker sections of the society, injustice and exploitation, to prohibit the consumption of intoxicant drinks and drugs, दारू नशा सब चीजों की बात कर रहा है। ये गांधी जी का व्यू था कि नहीं, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, calves and other milch and brought cattle and to improve their breeds। ठीक है, समझ लो, कुछ लग रहा है तो बताओ। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी देख लीजिए हिंदी वर्जन एक बार। सेम चीज लिखी गई है अनुच्छेद 40 के बारे में, अनुच्छेद 43 के बारे में, 43, 43B, 46, 47 और 48। ठीक है, देख लो।
इसमें कुछ समझाने वाला लगा नहीं तो मैंने समझाया नहीं, बट अगर तो भी किसी को प्रॉब्लम लग रही है तो पूछ लेना। रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म उदारवाद, उदारवाद समझ रहे हो? टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप क्या समझते हो? पूरे देशवासियों के लिए एक तरीके का कानून लागू करना। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज हम करते हैं, एक मैरिज की बात कर लेते हैं, शादियों की, ठीक है? तो हिंदू मैरिज लॉ या हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से सबके अलग अलग लॉज डिफाइन है ना? किसको डिवोर्स का क्या है, 3 तलाक की बात मुस्लिम में की गई है, हिंदू में नहीं की गई है, ठीक है? बट ऑब्वियस सी बात है, सब समझ भी रहे हो, सब जान भी रहे हो। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि ना हम हिंदू का मैरिज एक्ट देख रहे हैं, ना मुस्लिम्स का मैरिज एक्ट देख रहे हैं, ना सिख का, ना क्रिश्चियंस का, नथिंग। फॉर एवरीवन, फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एक टाइप का कानून होगा। वो कानून जो कहेगा उसी कानून पे सब कुछ फॉलो होगा। इस चीज की बात करें, और ये चीज अभी लागू नहीं हुई है। पर अब एक जो मेरा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है वो आप बताओ, भारत का सिंगल एक ऐसा स्टेट है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हुआ है, ठीक है? उस स्टेट का मुझे नाम बताओ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उस स्टेट के बारे में मैं और बताती हूँ आपको कि उस एक्ट में वो स्टेट रेबीज फ्री स्टेट है। तो आप थोड़ा सोचो और बताओ कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला फ्री स्टेट है, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सिर्फ एक सिंगल स्टेट में लागू हुआ है, वो स्टेट कौन सा है? ठीक है, रेबीज फ्री स्टेट भी है, ये जस्ट हिंट दिया है मैंने, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बट फॉर द फैक्ट आप याद कर लो। टू प्रोवाइड अर्ली, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। ये 6 साल याद रखना है। कौन से फंडामेंटल राइट में 14 की बात हुई है कि 6 साल की बात हुई है? डीपीएसपी में 6 की बात हुई है कि 14 की बात हुई है? ये ना एक जगह ऐसे छोटा सा मैप बना के याद कर लेना, पूछेगा तो फंसोगे और फिर लगेगा सीधे ब्लैक बोर्ड पे लिखा था या तो मेरी कॉपी में लिखा था। मैं इतना नालायक बच्चा हूं कि मैंने ये भी नहीं पढ़ के गया, तो 2 मार्क्स फालतू के कटने हैं। अगर नहीं पढ़ा तो सिंसियर बच्चे पढ़ लोगे, आई नो, तो इसको याद कर लेना 6 years। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। अब देखो एक जो दिमाग में आता है, अगर जिसने मोटा मोटा पढ़ा है उसको तो पक्का कंफ्यूजन होगी, जिसने नहीं पढ़ा उसकी तो कोई बात ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, वो कुछ भी मार्क करके आ जाएगा, तो उसको तो हम नेग्लेक्ट करते हैं। 2 तरीके के बच्चे होते हैं उसके अलावा, एक जिसने मोटा मोटा पढ़ लिया कि अबे यार देख क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा। दूसरा बच्चा कौन सा होता है? फुल कॉन्फिडेंस के साथ है कि अगर विलेज पंचायत बोला है तो वो आर्टिकल 40 ही जाएगा, गांधीयन प्रिंसिपल ही जाएगा, डीपीएसपी ही जाएगा, कुछ भी हो जाए मुझे यही तीनों मार्क करना है। एक क्या होता है, वही मैंने बोला, ऊपर ऊपर पढ़ा होता है, फिर वो जाके पेपर में फुल टू कंफ्यूज होता है, ठीक है? और वो उस बच्चे की हालत पढ़ने वाले बच्चे और ना पढ़ने वाले बच्चे दोनों में सबसे ज्यादा डाउनग्रेडेड होती है, क्योंकि उसको तो लगता है मुझे सब आता है और रियलिटी है कि उसको कुछ आता नहीं है। यही क्वेश्चन का मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने वाली हूँ इन्हीं बातों का। यहाँ पे लिखा है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, अरे एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री इन सब चीजों की बात तो गांधी जी करते थे, इन सब की बात तो गांधी जी करते थे, तो इसका पक्का आंसर गांधी जी होंगे, पक्का, डेफिनेटली। यहां तक मैंने देखा और मैंने गांधी जी मार्क कर दिया। इसके आगे तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स बोली है, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स बोली है, तो इसको मार्क कर लेना, ठीक है? इसको मार्क कर लेना। मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन को अलग से मार्क करना कि मतलब इस चीज की बात की गई है, एग्जाम में आया तो मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ना है। ये जो रफ्तार में बच्चे भागते हैं ना कि नहीं गांधीयन नहीं होगा, वो काम मत करना। ये 1-2 बार मुझसे भी गलतियां हो चुकी हैं, ठीक है? इसलिए मैं बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ कि ये गलती मत करना, ठीक है? आर्टिकल 48 टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? हम समाज की बात कर रहे हैं, है ना? समाज को किस तरीके से अच्छा रखेंगे, समाज में सब कुछ अच्छा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन
जब एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड प्रोटेस्ट की बात फॉरेस्ट की बात करते हैं तो भी तो हमको लगता है कि हम समाज सुधारी की बात कर रहे हैं, समाज सुधारी की बात कर रहे हैं, हमको ये लगता है ना। तो फिर तो भी वो चीज सोशलिस्ट में नहीं आएगा। ये किसका पार्ट है? वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड, वाइल्ड एनवायरमेंट सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये तीन किस चीज की बात है? आर्टिकल 48A लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ये साथ में, मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट which are declared जो डिक्लेयर्ड होने को है of what national importance। सारे मॉन्यूमेंट्स नहीं लिखे यहाँ पे, ऐसा शब्द लिखा है क्या? ऐसे तो हम मन में समझ लेते हैं ना कि मतलब ये तो गवर्नमेंट बाइजनेस की बात कर रही है, बट ये नेशनल इंपॉर्टेंस वाली वर्ड याद रखना, ठीक है। To separate the judiciary from the executive in the public services of the state, Article 50, to promote international peace। इसमें भी यूपीएससी में पीवाईक्यू आया, प्रीलिम्स में देखना एक बार। International peace and security and maintain just and honorable relations between nations to foster respect for international laws and treaty obligations and to encourage settlement of international disputes by arbitration। ठीक है, देख लो एक बार। लग रहा है कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, मैं उसका आंसर कर दूंगी आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना कि ये आर्बिट्रेशन का मतलब होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट, लड़ाइयों को सेटल करने का काम, और इसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग डिसीजन का मतलब मानना ही मानना पड़ता है, बाइंडिंग डिसीजन का मतलब मानना ही मानना पड़ता है, ठीक है, गॉट इट। चलो, उदार बौद्धिक सिद्धांत देख लो, हिंदी वालों को समझा तो दिया है मैंने, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 45, 48, 48A, 44, 50 एंड 51, 50 एंड 51 एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। ठीक है, समझ में आ रही है? बाकी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उसी में ऐड ऑन हुए हैं वाया अमेंडमेंट्स, ठीक है। अमेंडमेंट्स भी याद रखना है और इनमें कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड हुए हैं ये भी याद रखना है। ठीक, चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 42 42 से कौन कौन से 42 संशोधन अधिनियम द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद ऐड हुए हैं? 42 आया कब था? 1976, 1976, ठीक है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, सेम गोज हियर। दोबारा मैं कुछ भी समझाने वाला मुझे नहीं लगता इस टाइम पर, एक बार बस रीड कर देती हूँ साथ में।
आप नोट डाउन कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट्स लेके बाद में नोट डाउन कर लेना। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर्स, ठीक है। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। हिंदी वालों के लिए बोल देती हूँ, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल आई थिंक, है ना। चलो आगे। By 44th Amendment Act, by 86th Amendment Act and by 97th Amendment Act, 97th संशोधन अधिनियम द्वारा, 68 44th संशोधन अधिनियम द्वारा। 44th से क्या ऐड हुआ है, एडेड वन मोर डीपीएसपी विच रिक्वायर्स, आर्टिकल नंबर्स भी याद रखना, आर्टिकल नंबर 38 which requires the state to minimize inequalities in which four things, which is income, status, facilities and opportunities, ठीक है। आय, स्थिति, सुविधाएं और अवसर, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है। यह डीपीएसपी ऐड हुआ है बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ओके, फिर बाय 86 से क्या ऐड हुआ है, चेंज द सब्जेक्ट मैटर of Article 45 and made no secondary education, it is written, यहाँ पे ना वो जो मैं ऐसे बोल के लिखती हूँ ना कि मतलब जैसे मैटरनिटी में पैटर्निटी कटवाया था, वैसे यहाँ पे सेकेंडरी लिख के वो भी रेड पेन से लिखा करो। रेड पेन क्या होता है, रेड कलर का मतलब क्या होता है, रेड कलर का मतलब ये होता है सबसे पहले नजर वहीं दौड़ेगी कि ये मैंने काटा क्यों है, ऐसा कुछ लिखा है क्या। जब भी रिविजन करोगे ना कोशिश करना कि रेड पेन का यूज करना, अदरवाइज ग्रीन पेन। ब्लैक एंड ब्लू पेन इज अ वेरी कॉमन पेन, मेरे हिसाब से कोशिश मत करना वरना इतना काटो पीटोगे रहोगे कि नॉर्मल से लगेगा सब तो वही चीज है, क्या मुझे देखना है, ठीक है। तो रेड पेन लिखोगे तो आंख दौड़ेगी कि नहीं ये चीज यहाँ पे नहीं है, तो जस्ट सजेशन। तो सेकेंडरी की बात नहीं की गई है, एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 45 की विश्व वस्तु में परिवर्तन कर प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत FR बनाया गया है, फंडामेंटल राइट बनाया गया है। 97 संशोधन क्या कहता है, सहकारी समितियों से संबंधित नया डीपीएसपी जोड़ा गया, किससे रिलेटेड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मैंने अभी भी बताया इसी लेक्चर में, फिर से आर्टिकल 19 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हुई है, याद आ रहा है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उसका भी आप पता करके आना कि 19 के कौन से फर्स्ट के क्लॉज में ऐड हुआ है, ठीक। सैम को एसपी पकड़ के लेकर चला गया, याद है ना, हर क्लास में या हर टाइम रिवाइज करते रहोगे, 2 मिनट का काम है तो याद रहेगा। ओके, सैंक्शंस बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सैंक्शंस की हमने बात की थी कि नॉन जस्टिसेबल है तो इसको सैंक्शंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, याद है, नॉन जस्टिसेबल है तो इसको सैंक्शंस कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस चीज की हमने बात की थी। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो बताओ। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप सोच लो, कुछ डाउट है तो बताओ।
ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को देख लूंगी। ठीक, थैंक यू। चलिए।